हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा सिविक्स का चल रहा है फेडरलिज्म। पार्ट है आज उसका। कौन सा वीडियो है ये? 3। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मेन जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अभी तक हमने प्रोविजंस पढ़े कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या वेरियस जो कंट्री है उनमें क्या क्या प्रोविजंस है, लेकिन आज हम इसमें ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली होता क्या है या किस तरह से हमारे संविधान में जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको इन प्रैक्टिकल कैसे यूज किया जाता है या क्या उसका ट्रेंड है, वो हम आज इसमें देखेंगे। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस बनाए गए हैं, इसके लिए कई प्रोविजंस लिखे गए हैं जो हमने पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं किसके लिए? फेडरलिज्म के लिए, जो कि जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि लिख दिया किसी चीज को और कि भाई आपको ये फॉलो करना है। दिस इज नॉट सफिशिएंट। इसके अलावा हमें और क्या करना पड़ेगा? यदि हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, फेडरलिज्म के कंसेप्ट को यदि हमें सक्सेस करना है, सक्सीड करना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ लिखे हुए जो है उनसे हमारा फेडरलिज्म जो है वो इंश्योर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें या जितने भी हमारे लीडर्स लोग हैं उनमें एक स्पिरिट होनी चाहिए। एक स्पिरिट होगी किसकी? डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की, यूनिटी को मेंटेन करने की, या लिबर्टी को मेंटेन करने की, लोगों की जो लिबर्टी है उसको मेंटेन करने की। ये सारी जो स्पिरिट है, जो अच्छी वैल्यूज हैं, ये जब तक लोगों में या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में नहीं आएंगी तब तक फेडरलिज्म को हम रियल में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सेंस हम, यदि मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूं, भले ही हमारे संविधान में फेडरलिज्म के या फेडरलिज्म से रिलेटेड काफी प्रोविजंस लिखे गए हैं, लेकिन इन सब से फेडरलिज्म को रियल में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता जब तक कि हमारे लीडर्स या हमारे वो सारे एग्जीक्यूटिव्स जिनके हाथ में पावर है उनमें जब तक ये सारी वैल्यूज, ये सारी स्पिरिट जो है वो उनमें नहीं होंगी, ये डिजायर्स जब तक उनमें नहीं बनेंगी तब तक हम रियल में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब हम 3 वे होंगे, 3 मेजर वे हैं, उनके द्वारा हम समझेंगे कि हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 से और आज तक किस तरह से फेडरलिज्म का कंसेप्ट रहा, क्या क्या इवेंट्स इसमें हुए, किस तरह से इसमें अप एंड डाउन्स आए, वो सारी चीजें हम 3 प्रकार की इवेंट से डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से उनका रिजोल्व किया गया। तो सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी, तीसरा हमारा रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत अच्छी स्टोरी है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में हुआ क्या
कि शुरू शुरू में जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय हमारे यहाँ 14 स्टेट्स थे, और आज यदि हम बात करें तो अर्ली 2019 में हमारे यहाँ 29 स्टेट्स थे, और आज हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक बड़ी यात्रा तय करनी पड़ी है। हालांकि हम उस यात्रा को सिर्फ कंसाइज वे में समझेंगे, बहुत डिटेल में हम इसको नहीं समझ सकते क्योंकि उस दौरान फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 14 स्टेट से आज हम देखें 28 स्टेट्स कैसे बने। उनमें एक योगदान है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। इनिशियली जब हमारे यहाँ 14 स्टेट्स थे तब 1950s, इनिशियली जब 1950s था उस समय लोगों में या अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, क्योंकि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे यहाँ तमिल लोग हैं, तेलुगु हैं, यहाँ मलयालम हैं, कन्नड़, मराठी, अलग अलग लैंग्वेज, कई तरह की लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती हैं। उनके आधार पर किस तरह से स्टेट्स का निर्माण हुआ। तो 1956 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट था जिसको लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों मद्रास स्टेट्स के अंदर आते थे। इसी कड़ी में कि 14 स्टेट से कैसे 28 स्टेट्स बने, इसमें कई स्टेटों को तो मर्ज किया गया, कई नए फॉर्म हुए, न्यू फॉर्मेशन हुए, कई यों को खत्म कर दिया गया, वेनिस्ड। जैसे महाराष्ट्र जो था तो उसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक थे, फिर गुजरात को लैंग्वेज के आधार पर अलग किया गया, महाराष्ट्र को अलग किया गया, कर्नाटक को कन्नड़ के आधार पर अलग किया गया। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जन्म हमारी यहाँ हिस्ट्री में ये बोले 1947 से, और आज तक की हम बात करें तो नए नए स्टेट्स क्रिएट हुए हैं। इन स्टेट्स को बनाने का या क्रिएट करने का जो मोटो था या जो लक्ष्य था वो क्या था? टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज, इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज can live in same state। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात कि ये जो लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट बनाने का जो कारण था वो था कि जितने भी हमारे कंट्री में अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर, वो सेम प्रांत में रहें, सेम रीजन में रहें और उनकी लैंग्वेज एक हो। इससे होगा क्या? उन लोगों के सारे कंसर्न्स एड्रेस हो सकते हैं। यानी लैंग्वेज के बेसिस पे यदि आप किसी स्टेट को मान्यता दे रहे हो स्टेटहुड की, तो इससे उन लोगों के कल्चर, एथनिसिटी, आप ये बोलो कल्चर और एथनिसिटी, ये मेंटेन रह जाएगी। इनिशियली हमारे लीडर्स का ये मानना था कि इंडिया जो एक स्टेट नया नया आज़ाद हुआ जो देश, उसके यदि लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे तो इसके कई टुकड़े हो जाएंगे, यानी ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जो कि हमारे लीडर उस समय नहीं चाहते थे और उनके मन में ये बात थी भी। और इसी को लेकर शुरू में वो सारे इसको रेसिस्ट करते थे, वो इसको क्या करते थे? इसका विरोध करते थे या वो इसको लेकर रिलेक्टेंट थे। लेकिन जब ये बना दिया गया, ये स्टेट्स बना दिए गए, तब उन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये जो फॉर्मेशन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, ये एक्चुअल में कंट्री मेकर नेशन
नेशन जो बिल्डिंग है उसका काम करेंगे। मेड द कंट्री, यानी ये कंट्री की यूनिटी में ज्यादा रोल अदा करेंगी। इससे हमारा कंट्री ज्यादा यूनाइट होगा, मोर यूनाइटेड। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इससे इजी रहेगा। तो ये फायदे हुए। और क्या क्या लोगों के कंसर्न थे ये इसमें पूछा जा सकता है सिंपल, कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के पीछे जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके डर और जो रियल कंडीशन हुई उसके बाद में जो उसके कंसेक्वेंसेज हुए उनके बारे में आप लिखें। तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स का निर्माण हुआ था। यदि हम समराइज वे में देखें तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके लैंग्वेज के आधार पर निर्माण हुआ, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे स्टेट जो है वो किसके आधार पर हुए? लैंग्वेज के आधार पर। वहीं हम कल्चर और एथनिसिटी की बात करें तो कल्चर और एथनिसिटी के आधार पर कुछ स्टेटों का निर्माण हुआ, जैसे नागालैंड से नागाज जो है उनकी कल्चर और उनकी एथनिसिटी को बरकरार रखा जा सके। उत्तराखंड के लोगों का जो कल्चर है उसको जीवित रखने के लिए उत्तराखंड को अलग किया गया। इसके अलावा झारखंड, ये इसके एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा हमारा कंसेप्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी। जब शुरू में हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में 14 लैंग्वेज को रखा गया था। 14 जो लैंग्वेज हैं उनको मान्यता दी गई थी। एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस हैं। एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ कितनी है? 22 लैंग्वेजेस। अलग अलग प्रांत की अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की। ये चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं इसमें। सिद्धांत की हम बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो हमारा संविधान जो है वह किसी भी लैंग्वेज को स्टेटस नहीं देता है। किसका? नेशनल लैंग्वेज का। मतलब हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमारे देश की ये नेशनल लैंग्वेज होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो फिर जब देश आजाद हुआ तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो किस प्रकार होगा। तो उस समय हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया था 1950 में कि अगले 15 सालों तक यानी 1965 तक हमारे देश की जो लैंग्वेज होगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा वो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों। इंग्लिश को क्यों रखा गया? क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर पर्याप्त प्रभाव था। 1947 में वो गए थे तो सारा राजकार्य किस में होता था? इंग्लिश में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे उनका ये बोलना था कि इंग्लिश को शुरुआती 15 सालों तक रखेंगे 1965 में, उसके बाद में इसको हटा दिया जाएगा और हमारे देश की लैंग्वेज किसको डिक्लेयर करेंगे? हिंदी को। ये डिक्लेयर कब होना था? 1965 से। तो इससे नॉन हिंदी जो स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्टेट्स, उनके कंसर्न्स आ गए। उनके कंसर्न्स आए कि ये तो हमारे ऊपर जो हिंदी है उसको थोपा जाएगा और हिंदी को यदि नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा तो इससे हमारी कल्चर और हमारी डाइवर्सिटी और हमारी एथनिसिटी को खतरा होगा। तो मेनली इनमें जो कंसर्न आए वो आए तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों से। उन्होंने अपने कंसर्न रखे और यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। कब? 1950s के बाद में, 1955 के आसपास। क्यों? जब उनको पता लगा, जब उनको ऐसा लगने लगा कि 5-7 साल बाद में हिंदी को थोप दिया जाएगा। ये समस्या क्यों आई? क्योंकि हमारे इंडिया में 40% लोग जो हैं वो ही हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। इसके अलावा लोग तो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमारा देश तो
डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है ना, डाइवर्सिटी बहुत है हमारे यहाँ, तो अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हमारे इसमें थे। तो क्योंकि हमारे संविधान द्वारा हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेज हैं जिनको संविधान में जगह दी गई है। इन संवैधानिक भाषाओं का क्या मतलब होता है, जैसे मानो कोई सेंटर गवर्नमेंटल एग्जाम होता है तो उसको कोई भी कैंडिडेट ये जो 22 लैंग्वेज हैं इनमें दे सकता है, उसको चॉइस दी जाती है कि वो किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि ये सारी संवैधानिक भाषाएं हैं। तो इससे हुआ क्या, या आप ये बोलो इनको शेड्यूल लैंग्वेज भी बोला जाता है। शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया संविधान में इनको जगह दी गई है। इसके अलावा स्टेट्स जो है, अलग अलग स्टेट्स, उनकी अपनी ओन लैंग्वेज यानी खुद की लैंग्वेज वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे उनका राजकार्य कुछ भी होगा, जैसे वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वहाँ का सारा राजकार्य बंगला में होगा, महाराष्ट्र की आप बात करें तो वहाँ सारा काम मराठी में होगा, यहीं आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा किस में होगा, आपके लोकल लैंग्वेज में। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन होगा तो उसकी भाषा होगी इंग्लिश। ये प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है। इसके अलावा ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ये मैंने आपको बता दिया कि कंसर्न स्टेट की अलग अलग हो सकती हैं। तो आज के हिसाब से हम बात करें तो हिंदी प्लस इंग्लिश जो है उसको हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस जितने भी हैं उनमें काम या तो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। इसके साथ गवर्नमेंट या आप ये बोलो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी है कि वो हिंदी को समय के हिसाब से प्रमोट करेंगे। वो हिंदी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे समय के अनुसार। अब प्रमोट का मतलब ये नहीं होगा कि आप हिंदी को किसी दूसरे स्टेट्स पर थोप दो। आप हिंदी का प्रमोशन करें लेकिन किसी पर इम्पोज नहीं करना है। यू कैन प्रमोट द लैंग्वेज बट कैन नॉट इम्पोज इट। आप किसी और पर इसको थोप नहीं सकते। तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये फ्लेक्सिबल एटीट्यूड हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी जो थी उससे हमारे देश की जो फेडरलिज्म कंसेप्ट है वो मेंटेन रहा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, इस टॉपिक को आपको लिंक करना है फेडरलिज्म से। यदि फेडरलिज्म का कंसेप्ट ना होता तो स्टेट जो सेंटर है वो जबरदस्ती सब कुछ अबोलिश कर और हिंदी को इम्पोज कर देता। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म का कंसेप्ट है इसलिए स्टेट्स की ऑटोनॉमी को चैलेंज नहीं किया जा सकता या उनकी जो कुछ राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। तो हमने दो टॉपिक इसमें क्लियर कर लिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फेडरलिज्म के कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए ही लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का निर्माण हुआ। सेम लैंग्वेज पॉलिसी भी जो है वो इसी हिसाब से अडेप्ट की गई है जिससे कि स्टेट्स के जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो किसी भी रूप से वायलेट ना हो। तीसरा अब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में यदि हम पढ़ना चाहें या हम डिस्कस करना चाहें तो जितना फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा, जितना स्ट्रेंथन ये होगा उतना ही रिलेशन क्या होंगे, मजबूत होंगे। अब हम इसमें भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देखो इन सबको समझने से पहले आपको फेडरलिज्म का कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। टू गिव प्रॉपर ऑटोनॉमी टू द स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यही तो फेडरलिज्म का बेसिक कंसेप्ट है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में तो हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या था कि सिंगल पार्टी जो थी
वो डोमेन करती थी या उसका डोमिनेंस ज्यादा था, दैट इज कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी शुरू के लगभग 4 दशक तक, यानी आप ये बात करो 1990s तक, 1990 तक कांग्रेस का डोमिनेंस था, सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी थी और सेंटर प्लस स्टेट में हर जगह इसी की सरकार होती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, जैसे मानो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है तो स्टेट की जो ऑटोनॉमी है यहाँ कॉम्प्रोमाइज होती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल बना देती थी और उन्हीं को स्टेट्स में इम्पोज कर दिया जाता था। तो यहाँ रियल फेडरलिज्म जो है वो उभर कर सामने नहीं आया था। अब धीरे धीरे स्थिति बदलती है। धीरे धीरे स्थिति कब बदलती है, 1990s के बाद के आसपास या 1980s के आसपास रीजनल पार्टी उभर कर आती हैं। जो रीजनल पार्टी हैं वो जब उभर कर आती हैं तो उससे क्या सिनेरियो उत्पन्न हुआ कि सेंटर में कोई और गवर्नमेंट बन जा रही है और स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टी गवर्नमेंट बना ले रही है। अब यहां स्थिति पैदा होती है कन्फ्लिक्ट की। क्यों? कुछ पॉलिसी ये बनाना चाहेगी और यहाँ के जो पार्टी है वो यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी फ्रेम करेगी, तो यहाँ कन्फ्लिक्ट होगा। यही एक्चुअल देखने को मिला फेडरलिज्म का कंसेप्ट कितना हमारे कंट्री में मजबूत है। इस वाली कंडीशन में जहां दोनों बराबर थे, क्या वहां स्टेट जो थे वो प्रॉपर अपनी ऑटोनॉमी या ऑटोनोमस फेडरल जो यूनिट है उसके राइट्स को एक्सरसाइज कर पा रहे थे? नहीं। लेकिन यहां वो कर पा रहे हैं, यहां ये ऑटोनोमस है। मैंने आपको स्टेट्स लिस्ट के बारे में बताया, वहां कानून बनाने का पूरा अधिकार इसका होगा, सेंट्रल लिस्ट पर ये कानून बना सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट जो था यहीं से फिर फेडरलिज्म का कंसेप्ट ज्यादा मजबूत हुआ। अब फेडरलिज्म के कंसेप्ट को मेंटेन कौन करेगा? जुडिशरी। हमने पढ़ा था ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो यहां आप इंटरलिंक करो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यदि होगी तो वो सेंट्रल के जो आर्बिट्रेरी रूल होंगे, स्वेच्छाचारी जो रूल होंगे, जो सेंटर राज्य पर थोपना चाहेगी, उनको ये नल एंड वॉइड करार दे देगी। वो बोलेगी कि भैया आप अपने डोमेन में काम करो, सोवेरन हो, ये अपने डोमेन में सोवेरन है। तो जुडिशरी जो है वो ऐसे कानूनों को नल एंड वॉइड करार देगी। तो जो पावर शेयरिंग का जो मुद्दा है, पावर शेयरिंग बोलो या आप फेडरलिज्म बोलो, वो आज हमारे कंट्री में ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आज प्रॉपर जुडिशरी का रोल है, प्रॉपर सेंटर का रोल है और प्रॉपर सारे ऑर्गन्स का रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म का बचाव करते हुए एक रूल भी दिया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पावर शेयरिंग जो है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट चाहते हुए भी किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट या किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन मैंने आपको समझाया कि किस तरह से इनिशियली था, फेडरलिज्म का कंसेप्ट कब उभर कर सामने आया, आज कैसा उसका रूप है, जुडिशरी का क्या रोल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।